हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए आशुलिपि का परिचय से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं आईटीआई स्टेनो के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो मैं वो आपको करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्री गणेश। इस चीज़ को आप याद रखें कि भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? श्री गणेश को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब इसमें ही बहुत से लोग जमाती शायर जॉर्ज लाल डुप्लियोन को लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना श्री गणेश को माना जाता है आशुलिपि का जनक। अगला प्रश्न है, वर्तमान तकनीकी युग में भी निम्न में से कौन से गुण के कारण आशुलेखक रिपोर्टर की आवश्यकता है? किस चीज़ के लिए है आवश्यकता? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बौद्धिक क्षमता, क्योंकि वर्तमान तकनीकी युग में हमें किस गुण के कारण या आशुलेखक या रिपोर्टर की आवश्यकता होती है? बौद्धिक क्षमता के कारण, ना कि गतिशीलता के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है गतिशीलता के लिए, है ना। इसमें आएगा क्या है? गतिशीलता। इसमें लिखा निम्न में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें गतिशीलता ऑप्शन ही दिया गया है, ना कि बौद्धिक क्षमता दिया गया है। अगर बौद्धिक क्षमता होता तो हम उसको बौद्धिक क्षमता को टिक करते, और अगर क्या है बौद्धिक क्षमता नहीं है तब हम उस गतिशीलता को टिक करते। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कार्यालय की धुरी के रूप में निम्न में से कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचिव। क्या हो जाएगा? सचिव आप पद का प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय सहायक, समन्वयक, अवर श्रेणी लिपिक नहीं होते, वहाँ के सचिव आप बन सकते हैं स्टेनोग्राफर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हमारी आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आशुलेखक के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायालय, क्योंकि इसमें न्यायालय बेटर ऑप्शन है, क्योंकि NEC या स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी विद्यालय भी है, लेकिन न्यायालय इसमें बेटर होगा सरकारी क्षेत्र के लिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर क्या खोल सकता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए प्रशिक्षण केंद्र भी खोल सकता है। अगर इसका आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है तो आप कोचिंग वगैरह सेंटर खोल सकते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कार निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र आशुलिपि के जो आविष्कार है वो जॉन रॉबर्ट क्षेत्र। तो इसको याद रखें दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिलियन डुप्लियन कौन सी भाषा की आशुलिपिक प्रणाली है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फ्रेंच भाषा की आशुलिपि प्रणाली है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पिटमैन प्रणाली को प्रस्तुत कब किया गया था? तो दोस्तों, जो पिटमैन प्रणाली है उसको किया गया था 1837 में। एग्ज़ाम में आया होगा भी, तो इसको आप याद रखें, है ना। अगला प्रश्न है, ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन बिलिस ने कब किया? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1602 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 1948 में प्रथम बार राष्ट्रीय सरकार के गठन के पश्चात सेंट्रल निम्नलिखित काउंसिल में कितने हिंदी रिपोर्टरों की संयुक्ति हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आ गया तो इसको आप कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से प्राथमिक ज्ञान है जो एक आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि सीखने के लिए प्रशिक्षणार्थी की प्रथम
सजगता व तैयारी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सजगता व सीखने की तत्परता होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रशिक्षणार्थी आशुलेखक को आशुलिपि की डिक्टेशन लेते समय क्या गुण विद्यमान होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाना चाहिए ध्यान केंद्रित। जब कोई डिक्टेशन बोलती है तो हमारा क्या होना चाहिए? ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुशल आशुलिपिक के शरीर व नोटबुक के मध्य कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलेखकों की कुर्सी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे आसानी से रेखाक्षर बन सकें? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलेखक की मेज की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए जिससे आशुलिपि लिखते समय कठिनाई ना हो? तो ये हो जाएगी आपकी 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत में आशुलिपि का चलन विधिवत पहली बार कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1884 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट लिखने में आशुलेखकों ने कब कार्य किया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस राजनीतिज्ञ के आने से हिंदी आशुलिपि को बढ़ावा मिला है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदी आशुलिपि की संकेत प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो हमारा 21 नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1907 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी 2 लाइनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.8 इंच होना चाहिए। तो हमारा 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि कॉपी में सामान्यतः कितने पृष्ठ होने चाहिए? तो आप सभी को पता होगा कि 200 पृष्ठ होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्व समय में आशुलिपि की गति जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है स्टॉप वॉच। इसको ध्यान रखें आप, है ना, कलाई घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि में अधोमुखी व्यंजन रेखा चा वर्ग धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आप ध्यान रखें कि 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। टा जो वर्ग होता है वो 90 डिग्री का बनता है ना, और का वर्ग जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें। हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन रेखाएं हैं? तो देखिए आप इसमें बोला है हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन रेखाएं, तो आपकी याद रखना कितनी होंगी? 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं के रूप कितने हैं? तो आपको बताना है कि आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं के रूप कितने हैं? तो 2 होते हैं रूप, आपको पता भी होगा जो स्टेनो कर रहे हैं ना। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि में रेखाओं को कितनी दिशाओं में दर्शाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? 3 दिशाओं में क्या है? दर्शाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आशुलिपि में व्यंजन रा, ढा, डा, ढा, वा, हा या धरातल से कितने अंश का कोण बनाती हैं? तो याद रखना एक कितने अंश का कोण बनाती हैं? 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, तो अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।